हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं स्टुअर्ट क्लोज के एक खास चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है यूनिटी ऑफ मेडिसिन। यूनिटी ऑफ मेडिसिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस चैप्टर को मैंने 4 पॉइंट में डिवाइड किया है जिससे इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये हेडिंग पता होगा तो आप इसके अंडर आप अपने मन से भी अपने अपने व्यू से भी उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी खास है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि इस चैप्टर को मैंने डिफरेंट पॉइंट में डिवाइड किया है, तो जो हमारे पॉइंट है, जो हमारे हेडिंग है, वो 4 पार्ट में है। सबसे जो पहला पार्ट होने वाला है वो इंट्रोडक्शन, यानी कि यूनिटी ऑफ मेडिसिन है क्या, उसके बारे में जानेंगे। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है जीनियस ऑफ होम्योपैथी, वाई जीनियस क्यों कहा जाता है होम्योपैथी डॉक्टर को। इसके अंडर बहुत सारे पॉइंट है जैसे कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द ड्रग, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस और डिजीज़, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द रेमेडी, और उसके साथ ऑक्सिलरी मेजरमेंट, जो हमारा डाइट रेजिमेंट, जो इडियोसिंक्रेसी के पार्ट उसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये हमारा था सेकेंड हेडिंग, इसके अंडर ये सारे पॉइंट थे। थर्ड हमारा जो मेन पॉइंट होने वाला है, हेडिंग होने वाला है, वो थेराप्यूटिक निहिलिज्म। थेराप्यूटिक निहिलिज्म भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट होने वाला है मेडिकल स्यूलिस्ट। मेडिकल स्यूलिस्ट पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे उसको मैंने एक स्टोरी के माध्यम से उस टॉपिक को काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था। जब वो पॉइंट आएगा वहाँ पे मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी उसको शॉर्ट वे में इस वीडियो में भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारा मेन 4 हेडिंग हो गया। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट हमारा हो गया जीनियस ऑफ होम्योपैथी, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा थेराप्यूटिक निहिलिज्म, और हमारा लास्ट पॉइंट हो गया मेडिकल स्यूलिस्ट। आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन। यूनिटी ऑफ मेडिसिन एक्चुअल में है क्या। यूनिटी का आप जनरल मीनिंग की जब बात करते हैं तो यूनिटी का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके एक ही काम को करते हैं, यानी कि यूनाइट होकर काम करते हैं, एक साथ मिलके उस काम को करते हैं। और सेकेंड हमारा वर्ड है मेडिसिन, और साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इलनेस, यानी कि एक ऐसा साइंस है जो कि पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक तो करता ही है, उसको उस प्रॉब्लम से बचाने का भी काम करता है, यानी कि प्रिवेंशन का भी काम करता है, और पेशेंट की अगर पेशेंट बीमार हो चुका है तो उसको ठीक भी करने का काम करता है। तो ये यूनाइट होके हम काम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को ठीक करने का। और जब बात क्योर की आती है, जब पेशेंट को अगर क्योर देना होता है, उसकी प्रॉब्लम को जड़ मूल से नष्ट करना होता है, तो वहाँ पे पेशेंट एज अ होल को समझना पड़ता है। यानी कि जो हॉलिस्टिक का कॉन्सेप्ट है, पेशेंट का फिजिकल, पेशेंट का मेंटल, पेशेंट का इमोशनल, पेशेंट का स्पिरिचुअल, पेशेंट का सोशल एस्पेक्ट, इन सारे एस्पेक्ट को जब हम एक साथ लेके पेशेंट को दवा देते हैं, पेशेंट को उस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, तब वो क्योर की तरफ बढ़ता है। जब हम पार्टिकुलर ऑर्गन पे जाते हैं तो वहाँ पे क्योर नहीं, वहाँ पे पैलिएशन डेवलप होता है। इस पॉइंट को हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया यानी कि उसको किसी तरह का स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं है, फिर भी उसको स्टोमक में भारीपन लगता है, ब्लोटिंग जैसा सेंसेशन होता है, हार्ट बर्न होता है, इस तरह के सिम्टम आते हैं, यानी कि स्टोमक रिलेटेड कंप्लेन उसको डेवलप हो रहा है। उसने सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए बट वहाँ पे कोई किसी तरह का एबनॉर्मलिटी फाउंड नहीं हो पाया। डॉक्टर वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, जो भी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं या एलोपैथी हैं या जो स्पेशलिस्ट हैं, जो जीआईटी स्पेशलिस्ट है, उसको क्या बोलेंगे, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारे मन के कारण हो रहा है, तुम ऐसे ही यो लो कुछ दवा खाओ तुम ठीक हो जाओगे। बट एक्चुअली वो पेशेंट ठीक नहीं होता है। क्यों ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि वो प्रॉब्लम उसका रिलेट कर रहा है उसके मेंटल साइड से, यानी कि मेंटली वो प्रभावित हो रहा है, उसके कारण उसका जीआई इफेक्ट हो रहा है। यानी कि पेशेंट का जनरल फीचर, हमारे जब जनरल की बात करते हैं तो हम आई को डिनोट करते हैं, यानी कि हम बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं ठंडी प्रवृत्ति का हूँ, मैं गर्म प्रवृत्ति का हूँ, यानी कि हम अपने जनरल फीचर को उससे डिनोट करते हैं। और जनरल फीचर किसी भी डिजीज़ को ठीक करने में काफ़ी उसकी अहम भूमिका होती है। जैसे होम्योपैथी डॉक्टर जो भी केस लेते हैं तो एक डिजीज में उनका जो केस टेकिंग का जो अप्रोच होता है वो 3 एस्पेक्ट का होता है।
जैसे कि एक डिजीज़ है उसमें उसका जनरल फीचर भी मिलता है, जनरल सिम्टम भी रहते हैं, उसके कुछ पेक्यूलियर सिम्टम रहते हैं और कॉमन सिम्टम जिसके आधार पे डायग्नोसिस की जाती है। तो पेशेंट एज अ होल को जो हम कंसीडर करेंगे तो पेशेंट का हम जनरल सिम्टम भी लेंगे, पेशेंट के पेक्यूलियर सिम्टम जो कुछ अनकॉमन फीचर होंगे उसको भी लेंगे और कॉमन सिम्टम को भी लेते हैं। और कॉमन सिम्टम भी कभी कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब उसमें कुछ इस तरह के अनकॉमन फीचर जुड़ जाते हैं। यानी कि पेशेंट को क्योर देने के लिए और ख़ास तरह की जो भी साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, बहुत सारी डिजीज़ जो आजकल डेवलप हो रही है, उसको हम स्पेशल ऑर्गन पे हम ठीक नहीं कर सकते। स्पेशल ऑर्गन पे अगर हम होम्योपैथी दवा भी देते हैं तो वो भी वहाँ पे पैलिएशन का ही काम करता है, क्योर का काम नहीं करता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो हमारा वे ऑफ अप्रोच होना चाहिए वो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन के आधार पे होना चाहिए, ताकि पेशेंट की प्रॉब्लम पूरी तरह से वहाँ ख़त्म हो और फिर से रीअपियरेंस उस सिम्टम का न हो। यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये समझा कि हमारा जो वे ऑफ अप्रोच है, वे ऑफ क्योर है, या वो किसी साइंस का हो, वो तभी संभव हो सकता है जब हम पेशेंट को एज अ होल समझेंगे, एज अ होल उसको कंसिडर करेंगे, कंसिडर द इंडिविजुअल नॉट द डिजीज़ करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम पेशेंट की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। बट मैटेरियलिज्म माइंड इतना ज़्यादा आगे विकसित हुआ, कॉमर्शियलिज्म इतना ज़्यादा आगे विकसित हुआ कि लोग डिफरेंट स्पेशलिस्ट बन गए, बट एक्चुअल में आउटकम देखा जाए तो वहाँ पे आउटकम जो क्योर का आउटकम है वो ज़ीरो है, पैलिएशन काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आप इस बुक को रेफ़र करेंगे, वहाँ के इंट्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे तो लगभग आपको कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पैराग्राफ का एक ही मीनिंग था, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ, कि हमारा जो अप्रोच है वो हॉलिस्टिक होना चाहिए, पेशेंट एज अ होल का जो कॉन्सेप्ट है उसी पे हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड होना चाहिए। ये था हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट। सेकंड आता है जीनियस ऑफ होम्योपैथ। जीनियस मतलब कि वैसा व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो, काफ़ी ज़्यादा वो उस फील्ड में, जिस फील्ड में है उसमें अच्छे से काम कर सकता हो, उस पर्सन को हम जीनियस कहते हैं। अब होम्योपैथी डॉक्टर को जीनियस क्यों कहा गया, उस कॉन्सेप्ट पे हम पहले आएंगे। उससे पहले कुछ बातें करते हैं जो स्टुअर्ट क्लोज ने यहाँ पे एडअप किया है। उन्होंने बोला है कि 57 वैरायटी के स्पेशलिस्ट हैं जो कुछ खास जो हैं ऑर्गन से रिलेटेड हैं, ऑर्गन स्पेशलिस्ट हैं, और कुछ जो हैं साइंस ऑफ मेडिसिन का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, यानी कि 57। और यहाँ तक ये भी बोला है कि ओल्ड स्कूल के टाइम में एलोपैथ, होम्योपैथ और इक्लेक्टिक इस तरह के सिस्टम थे, और बाद में बहुत सारे एडअप हुए, यहाँ तक कि साइकिक हो गए, मेंटल हो गए, कुछ क्रिश्चियन मेडिसिन हो गए, इस तरह के बहुत सारे जो साइंस से रिलेटेड जो मेडिसिन पार्ट था वो एडअप हुआ। बट फर्दर इतना एडअप होने के बाद भी जो क्योर का जो आउटकम था वो ज़ीरो था। और यहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज ने ये भी बोला है कि इतने सारे जो सर्जिकल इक्विपमेंट बढ़ते गए, इतने सारे सर्जन बढ़ते गए, इतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट बढ़ते गए, तो इतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन अगर होता गया तो पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक होना चाहिए था। यानी कि मैं जीआईटी के बारे में बहुत अच्छा जान लिया, तो मैं जीआईटी के प्रॉब्लम से पेशेंट को निजात दिला पा रहा हूँ कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी, पेशेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स हो रही थी। इतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होने के बाद भी, इतने ज़्यादा सर्जिकल टेक्निक होने के बाद भी वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को पैलिएट कर रहे हैं। और इस पैलिएशन के कारण क्या हो रहा है कि वैक्सीन थेरेपी, सिलेक्टिव थेरेपी बढ़ते जा रही है। जो बीमारी ठीक नहीं हो रही है उसके लिए वैक्सीन का डेवलपमेंट कर दिया जा रहा है। और आप ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में पढ़ेंगे वैक्सीनोसिस जैसी समस्या कितनी कॉमनली आजकल डेवलप होती है। तो हम पैलिएट की तरफ ना जाएं, क्योर की तरफ जाएं। उस वे ऑफ अप्रोच को हम कैसे समझेंगे, जब हम पेशेंट को एज अ होल कंसीडर करेंगे। और एज अ होल कंसीडर वही कर सकता है जिसका जो वेपन है वो मेडिसिन है। यानी कि एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास एक वेपन जो होता है वो मेडिसिन है, मेडिसिन के अलावा उसके पास कुछ नहीं है पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो वैसे लोग, जिसको यहाँ पे इंटर्निस्ट कहा गया है, जो मेडिसिन के सहारे पेशेंट की प्रॉब्लम को दूर करते हैं, वैसे लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे कि होम्योपैथ। ये सारे पॉइंट जीनियस ऑफ होम्योपैथी में आ रहे हैं। इसके अलावा स्टुअर्ट क्लोज ने यह भी बोला है कि जो भी हमारा आँख है, नाक है, कान है, जो भी हमारा लंग्स है, जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं, वो बस एक मशीन के एक पार्ट है। जो हमारा ये जनरल पूरा फीचर है, ये मशीन है, ये डायनेमिक प्रिंसिपल की
वजह से हेल्दी कंडीशन में रहता है। यानी कि एक फोर्स है जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है, और जब वो डायनेमिक प्रिंसिपल, जब वो वाइटल फोर्स अफेक्ट होता है तब हम बीमार पड़ते हैं। तो हमारा जो वे ऑफ अप्रोच होना चाहिए पेशेंट को, अगर हमको क्योर करना है तो अगर हम उसके मशीन को ही ठीक कर दें, उसके वाइटल प्रिंसिपल को ही ठीक कर दें, उसके लाइफ प्रिंसिपल को ही अगर ठीक कर दें तो वो एज अ होल बॉडी को खुद रिकवर कर लेगा, खुद क्योर की तरफ अपने आप को ले जाएगा। तो जो भी हमारी मेडिसिन है, जो भी हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, वो नर्व के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू पेशेंट के जनरल यानी कि उसके लाइफ प्रिंसिपल पे एक्ट करती है, उसके लाइफ प्रिंसिपल को सही करती है। देन वो जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ वो जो डेविएशन हुआ है वो लाइफ प्रिंसिपल खुद उसको वहाँ पे कवर करता है, उसको वहाँ पे वो ठीक कर लेता है। यानी कि हमको ठीक करना है लाइफ प्रिंसिपल को, जो कि डेविएट हुआ है तो हम बीमार पड़े हैं, उसके लिए एक फोर्स को ठीक करने के लिए हमको एक डायनेमिक मेडिसिन चाहिए। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन में जो पोटेंटाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि पोटेंटाइजेशन करके मेडिसिन को डायनेमिक फॉर्म में, यानी कि मेडिसिन उसमें रहती है बट वो एनर्जी फॉर्म में रहती है। एनर्जी को जब हम एनर्जी से मैच कराते हैं तो पेशेंट की प्रॉब्लम वहाँ पे ठीक हो जाती है, पेशेंट फ्री फ्रॉम डिजीज हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, क्यों ये कॉन्सेप्ट है, क्यों ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस की बातें क्यों वेरीफाइड है, सही है, इसको आप 11th एफोरिम्स के फुटनोट में भी जाके देख सकते हैं। उस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। और आजकल आपने देखा होगा जितने जो स्पीकर है या जितने जो स्पिरिचुअल स्पीकर है जो मोटिवेशन की बातें करते हैं, आजकल थॉट प्रोसेस की बातें काफ़ी ज़्यादा चलने लगी हैं। थॉट प्रोसेस क्या है? वो भी कोई एक मटेरियल थिंग्स नहीं है, वो भी एक एनर्जी फॉर्म में है, और वो एनर्जी हमारे फिजिकल लेवल पे कितना बड़ा डेविएशन लाती है, कितने बीमारी का वो कारण बन रही है, वो आज की डेट में साइंस भी उसको वेरीफाई कर रहा है। जैसे आप देखेंगे बायोलॉजिकल और साइकिक, इसका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा आजकल दिखाया जा रहा है। अब इसी में हमारा पॉइंट आता है जीनियस ऑफ होम्योपैथी में सबसे पहला इंडिविजुअलाइजेशन। सबसे हमारा पहला ही पॉइंट है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द ड्रग। ड्रग को हम कैसे इंडिविजुअलाइज करते हैं? ड्रग प्रूविंग के माध्यम से, क्योंकि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मटेरियल है, हर के अंदर एक अपना गुण होता है, और उस गुण को जानने के लिए हमको उसकी प्रूविंग करनी पड़ती है। वो प्रूविंग पोटेंटाइजेशन करने के बाद पेशेंट को वो मेडिसिन दी जाती है और वहाँ से उस सिम्टम को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि ड्रग प्रूविंग का जो एक मेथड है, इससे हम उस पार्टिकुलर ड्रग के फीचर को हम जानते हैं, यानी कि उस ड्रग को हम इंडिविजुअलाइज करते हैं, दूसरों से अलग करने का काम करते हैं। तो ये भी काफ़ी एक यूनिक फीचर है जिसकी शुरुआत डॉक्टर हैनीमैन ने किया। एल्बर्ट वॉन हेलर ने भले इस कॉन्सेप्ट को दिया था, बट एक्चुअल में जो प्रूविंग की बात है वो डॉक्टर हैनीमैन ने की, वो भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे। तो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द ड्रग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक वे ऑफ अप्रोच, यानी कि क्योर की तरफ जाने के लिए। सेकेंड इसमें हमारा पॉइंट आता है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द डिजीज। डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि कभी कभी देखने को मिलता है एक दो सिम्टम से ही बहुत सारे डिजीज अलग हो जाते हैं। तो डिजीज़ के डिफ्रेंशिएशन में और उसके साथ साथ डिजीज़ में क्या यूनिक फीचर है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जब डायग्नोसिस की बात की थी, तो एक टाइफाइड ही है, उस टाइफाइड में अलग अलग इंडिविजुअल क्या फीचर दे रहा है, उस फीचर को जानना, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द डिजीज और केस। यानी कि हमको इंडिविजुअल को वहाँ पे इंडिविजुअलाइज करना है ताकि उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसका व्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या है उस पार्टिकुलर डिजीज़ के प्रति, ये हमें समझ में आता है, और ये हमें मेडिसिन को सिलेक्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो सेकेंड हमारा पॉइंट हो गया इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस, और इसको आप डिजीज भी कह सकते हैं। थर्ड हमारा आता है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द रेमेडी, यानी कि टोटालिटी होने के बाद जो भी स्पेसिफिक रेमेडी, जिसकी चर्चा डॉक्टर हैनीमैन ने 147 एफोरिज्म में की, स्पेसिफिक यानी कि जो उसके ससेप्टिबिलिटी के साथ मैच करे, वैसी मेडिसिन जो इंडिविजुअल जो बीमार है उसके ससेप्टिबिलिटी के साथ मैच करे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक वो उसके ससेप्टिबिलिटी से मैच नहीं करेगा तो पेशेंट पे उसका कोई असर नहीं होगा और हम क्योर की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द रेमेडी भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, और इसको हम कैसे इस पे जा सकते हैं? टोटलिटी के माध्यम से, इवैल्यूएशन के माध्यम से, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट पे हम जा सकते हैं, ताकि एक रेमेडी हम चुन सके उसके लिए पार्टिकुलर। थर्ड पॉइंट। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है ऑक्सिलरी मेजरमेंट।
ऑक्सिलरी मेजरमेंट में हमारा डाइट एंड रेजिमेंट की बात आती है, यानी कि क्या डाइट पेशेंट को हमको बताना है उस डिजीज़ के लिए जो उस बीमारी को ठीक करने में हेल्प करे, और क्या रेजिमेंट, क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी है जो उस बीमारी को ठीक करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। और इसी में आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे, इडियोसिंक्रेसी की बातें हैं, लाइक डिसलाइक की बातें हैं, डिजायर एवर्जन की बातें हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको ऑक्सिलरी मेजरमेंट में मिल जाएगा। यानी कि जीनियस होने के लिए, एक स्किलफुल होने के लिए आपको ये 4 पॉइंट इसको जानने की ज़रूरत है, तब आप एक जीनियस ऑफ होम्योपैथ कहे जाएंगे। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, थेराप्यूटिक निहिलिज्म। थेराप्यूटिक निहिलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी फिलॉसफी है जहाँ पे कहा जाता था कि पेशेंट को ट्रीटमेंट देने की बजाय पेशेंट को खुद रिकवर करने के लिए छोड़ दो। बट ये फिलॉसफी काफ़ी एक तरह से बेकार कह सकते हैं कि अगर आप पेशेंट को अपने बॉडी को सेल्फ रिकवर पे अगर छोड़ देंगे तो पेशेंट हो सकता है मर जाए या कुछ अन्य कॉम्प्लिकेशन में चला जाए। इस कॉन्सेप्ट को डॉक्टर हैनीमैन ने 51 एफरीज में समझाया भी है, हैप्पी गो लकी ऑपरेशन में। यानी कि नेचर में सिमिलर डिजीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है। सिमिलरिटी के आधार पे बॉडी खुद क्योर कर ले, ऐसा काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसलिए हमारे पास मेडिसिन है तो हम वेट क्यों करेंगे, हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे, उस तरह का सिमिलर डिजीज़ बॉडी में डेवलप कराएंगे आर्टिफिशियल, और पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है थेराप्यूटिक निहिलिज्म का, जैसे जैसे होम्योपैथी का विकास हो गया, डेवलपमेंट शुरू हुआ, लाखों पेशेंट बने, लाखों डॉक्टर होम्योपैथी के साथ जुड़ते गए। कभी कभी जो डोमिनेंट स्कूल के डॉक्टर थे वो भी इसके साथ जुड़ते गए, बट लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। किसने एक्सेप्ट नहीं किया? खासकर वैसे बुद्धिजीवी जो इस साइंस को सीडो साइंस मानते थे, वैसे लोग इसको एक्सेप्ट करने से काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत होती थी। बट लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अब प्रॉब्लम जिसकी ठीक हो रही है, जो पेशेंट है प्रॉब्लम लेके आया, उसकी प्रॉब्लम अगर ठीक होगी तो उसके लिए यही सिस्टम बढ़िया है, क्योंकि उसको अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ता गया, बट लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। खासकर स्टार्टिंग में जब होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा दिया गया, तब से बहुत सारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुए। और सबसे जो पहला कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी चर्चा स्टुअर्ट क्लोज ने यहाँ पे किया भी है, सबसे जो पहला पॉइंट है द आइडिया ऑफ अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्यूरेटिव मेडिकेशन। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है सिमिलरिटी के बेस पे पेशेंट को ठीक करना, इसको लोगों ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट वहाँ पे माना। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ पोटेंटाइजेशन। इसको भी वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पोटेंटाइजेशन एंड मिनिमम डोज, यानी कि पोटेंटाइजेशन का मेथड और पेशेंट को मिनिमम डोज देने वाली बात पे भी लोगों ने काफ़ी कंट्रोवर्सी डेवलप की। थर्ड पॉइंट था प्रूविंग मेडिसिन ऑन हेल्दी, यानी कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूविंग करना, इसको भी लोगों ने कंट्रोवर्सी माना। और यहाँ तक कि सिंगल रेमेडी, यानी कि इतनी सारी बीमारी लेके पेशेंट आ रहा है, हम मेडिसिन एक दे रहे हैं। ये सारे पॉइंट कंट्रोवर्शियल उनके लिए थे जो इस साइंस को समझना नहीं चाह रहे थे, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। बट आज की डेट में भी ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं। और जहाँ तक कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर की बात है, वो प्रकृति का नियम है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। डॉक्टर हैनीमैन बस उस प्रकृति के नियम पे हमारा ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए उसकी बातें की हैं, उस पर कैसे बेस्ड होना चाहिए उसकी बातें की हैं। सेकेंड हमारा पोटेंटाइजेशन, तो हमने नैनो पार्टिकल की बात की, हमने वाटर मेमोरी थ्योरी की बात की। इन सारे थ्योरी के माध्यम से ये वेरीफाइड हो रहा है कि उस मेडिसिन में मेडिसिन का अंश है बट वो एनर्जी फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में साइंस के माध्यम से वेरीफाइड हो रही है। बट अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे तो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सोच पे एक तरह से बोलते हैं ना कि पर्दा पड़ जाता है, एक कवरिंग हो गई है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। थर्ड हमारे यहाँ पे पॉइंट आता है प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे हम प्रूविंग नहीं करेंगे तो हम सब्जेक्टिव सिम्टम कैसे पाएंगे? जो भी मेंटल डेविएशन है, मेंटल सिम्टम कहाँ से मिलेगा? जानवर को अगर हम मेडिसिन खिला देंगे तो जानवर से हमें ऑब्जेक्टिव सिम्टम मिल सकता है, बट सब्जेक्टिव सिम्टम वो हमें नहीं मिल सकता है। तो मेंटल सिम्टम को जानने के लिए प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन पे करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसी तरह का कंट्रोवर्शियल एक पॉइंट ही नहीं था। सिंगल रेमेडी, टोटलिटी फॉर्म होती है, सिंगल मेडिसिन आती है, वो सिंगल मेडिसिन एज अ होल पॉलीक्रेस्ट जनरल स्पेयर पे वर्क करती है। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए जो इस सब्जेक्ट को नहीं जानते हैं। स्टुअर्ट क्लोज ने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं जिसको मैं रीड करता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और रिफ्यूजिंग टू सबमिट दिस क्वेश्चन टू द टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट, यानी कि ये भी जो भी उन्होंने क्वेश्चन एराइज किया था,
क्वेश्चन इलाज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बट उस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए आपको टेस्टिंग करनी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि होम्योपैथी जो भी लॉ ऑफ सिमिलर है या जो मिनिमम डोज है या इसकी ड्रग प्रूविंग है, ये अगर कंट्रोवर्शियल पॉइंट है तो आपको इस पर प्रूविंग करनी चाहिए। आपके पास इतने रिसर्च की इक्विपमेंट है, आप प्रूविंग करें पेशेंट पे। अगर वहाँ पे क्योर डेवलप नहीं होता है, वहाँ पे अगर कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, आप बेझिझक इस सिस्टम को ख़राब बोल सकते हैं। बट बिना प्रूविंग किए, बिना साइंटिफिक वे में इसको जाने हुए आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। इस सिस्टम को आप या स्यूडो साइंस या ऐसा नहीं कर सकती, ये काम ही नहीं करती। तो थेराप्यूटिक निहिलिज्म को स्टुअर्ट क्लोज ने कुछ इस तरह से रिलेट करना चाहा है, यानी कि एक ऐसा साइंस जो वर्क नहीं करता है, जो बीमारी को ठीक करने में उसका कोई रोल नहीं है, इसलिए इस तरह के कंट्रोवर्शियल पॉइंट वहाँ पे जनरेट किए गए। उसके अलावा ये बहुत सारे पॉइंट है थेराप्यूटिक निहिलिज्म में, आप वहाँ पे जाके इस सब आप चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट हमारा पॉइंट आता है मेडिकल स्यूलिस्ट। मेडिकल स्यूलिस्ट मतलब कि वैसे लोग जो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बट एक्चुअल में उनका ज्ञान अधूरा रहता है, केवल शो ऑफ के लिए वो ऐसा करते हैं। वैसे लोग होम्योपैथी पे बहुत ज़्यादा कमेंट भी करते हैं। स्टुअर्ट क्लोज ने यहाँ पे लिखा भी है, बट जिनको एक्चुअल में साइंटिफिक नॉलेज है, जो इस साइंस को समझते हैं, वैसे लोग इस पर कोई कमेंट नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि इसका जो स्थान है वो अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मेडिकल स्यूलिस्ट पे मैंने काफ़ी ऑलरेडी एक अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टोरी के माध्यम से उसको रिलेट किया है। तो आज का वीडियो ये 4 पॉइंट में मैंने कवर किया। इस 4 पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो इस पॉइंट को समझना, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।